नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अभ्युत्थान क्लासेज में। जो साथी हमारे जुड़े हुए हैं चैनल से वो सब जानते ही हैं कि हमारा ज्योग्राफी का पार्ट अभी तक चल रहा था और मोस्टली वो कंप्लीट हो चुका है। 2-3 लेक्चर्स उसमें बाकी हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले, जो भी आपका नियरेस्ट एग्ज़ाम है उससे पहले वो डल जाएंगे। ठीक है, जो अपना NTPC के जो अपना टारगेट लेकर के चल रहे हैं तो उससे पहले वो लेक्चर्स डल जाएंगे, क्योंकि उनमें समझाने वाला कुछ तो ऐसा है नहीं, सिर्फ डेटा है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपके उनकी आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, वो टाइम से डल जाएंगे। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इतिहास को पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास है क्या। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है और हमारा पहले दृष्टिकोण सेट हमें करना है इतिहास को पढ़ने के लिए। अपने आप को थोड़ा कनेक्ट करना है चीज़ों से। ठीक है, कि क्या चीज़ें इतिहास में शामिल हो सकती हैं और इतिहास हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि इतिहास हमें एक दिशा देता है और एक वैचारिक दृष्टि देता है, क्योंकि हम जो चीज़ें हमारे साथ में पहले घटित हो चुकी हैं, ठीक है, या चाहे वाली हमारे पूर्वजों के साथ में हो चुकी हों, हमारे देश के साथ में, हमारे समाज के साथ में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, और वही चीज़ें हो सकता है आगे चल के घटित हों, तो हमें क्या प्रेरणा मिलती है उन चीज़ों से सीखने की क्षमता, सीखते हम उन चीज़ों से कि हमारे साथ पहले कभी ऐसा हुआ, तो आगे हमें किन चीज़ों से सचेत रहना है, किन चीज़ों के बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, अपना एक विज़न सेट करना है जो पुरानी चीज़ों को देखते हुए कि हमें ये गलतियां नहीं करनी है। ये सब कुछ होता है। ठीक है, आपने लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी होंगी, हर कोई इंसान गलती करता है, तो गलतियों से क्या करता है, हर कोई इंसान सीखता है। ठीक है, सीखता क्यों है, क्योंकि आगामी भविष्य में ऐसी गलतियाँ ना हो और जिससे उसके दुष्परिणाम हमारे नहीं मिले। ठीक है, और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमने करी हैं, बहुत अच्छी करी हैं और हमें और अच्छा उसमें करना चाहिए था, और अच्छा हम उसमें कर सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इतिहास से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए इतिहास और फ्यूचर, प्रेजेंट, इन तीनों को एक साथ जोड़ के ही देखा जाना चाहिए। हमेशा तीनों को कंपैरिजन करके ही हमें चलना चाहिए लाइफ में। ठीक है, हो सकता है आपके इसमें विचार भिन्न हो, और लेकिन मेरे यही विचार हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? इतिहास है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हमारे पास्ट में घटित हुआ है, आज से पहले जो कुछ घटित हुआ वो सब हमारा इतिहास बन गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और आपकी डेट इतिहास बन गई। हो सकता है वो आपके लिए इतिहास हो, लेकिन किसी और को आपके जीने मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि फ़र्क सिर्फ उस इंसान से पड़ता है जिसने इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए, जैसे वो दुनिया में आया है, उसने कुछ ऐसा किया हो जिससे कि लोग उसको याद रखें। समाज कल्याण में या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसने कुछ भी काम ऐसा किया हो जिससे वो फेमस हो गया हो, विख्यात हो गया हो या कुख्यात हो गया हो। क्योंकि दुनिया में सिर्फ विख्यात लोगों के बारे में नहीं पढ़ा जाता, कुख्यात लोगों के बारे में पढ़ा जाता है। कुख्यात मतलब कोई बदमाश हो जाए, कुछ बड़ा अपराधी हो जाए, उसके बारे में भी पढ़ा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इतिहास में आती हैं। जैसे कोई देश से संबंधित घटना हो गई, हमारे समाज से संबंधित घटना हो गई, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में पढ़ना हो गया। व्यक्ति विशेष को अगर अपन जैसे लें तो हम स्टार्टिंग से ही लेते हैं, तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से हम इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद में, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में सम्राट अशोक, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा हुए हमारे देश में, अनेकों सल्तनतें बनी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हमारे इतिहास में आएंगी। हमारा देश आज़ाद हुआ, देश पर पहले गुलाम था किसका, अंग्रेज़ों का था, उसके बाद में आज़ाद हुआ, तो वो सारी चीज़ें इतिहास में आएंगी। यानी ठीक है, देश से संबंधित घटना, समाज से संबंधित घटना और व्यक्ति विशेष के बारे में कोई बातें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी इतिहास में आएंगी और उनका एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल विवरण रखना या फिर डिस्क्रिप्शन रखना, वो हो जाता है हमारा इतिहास। किसी चीज़ को लिख दिया गया, ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया गया, डेट उसके साथ मेंशन कर दी कि फलां तारीख को ये काम हुआ, वो हमारे इतिहास में दर्ज हो गई। ठीक है, तो यानी कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन। तो किसी भी चीज़ का क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन हो उसको क्या बोलेंगे, हम इतिहास बोलेंगे। ठीक है, इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? पहला आता है इवेंट्स, यानी कि कोई भी घटना हुई। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1923 में
31 मार्च को फांसी दी गई भगत सिंह को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई, किसको? भगत सिंह को। ठीक है, तो यानी कि एक घटना हो गई, एक इवेंट हो गया और उसको इतिहास में दर्जा दे दिया गया। ठीक है, काल अथवा समय से कि जैसे हम पहले जब मानव की उत्पत्ति हुई, पाषाण काल था, प्रस्तर युग था, उसके बाद फिर हम ताम्र युग में पहुँचे, फिर कांस्य युग में पहुँचे, उसके बाद फिर लौह युग में पहुँचे, उसके बाद फिर हमने अनेकों सल्तनतें देखी। ठीक है, बहुत प्रकार का राज रहा। पहले पत्थरों से शिकार करते थे जो आदि मानव था जानवरों का, उसके बाद फिर तांबे के हथियार बनाने लगा, फिर कांसे के बनने लगे, फिर लौह युग में पहुँचे तो लोहे के हथियार बनने लगे और अनेकों सेनाओं में युद्ध होने लगे। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी प्रोसेस बहुत, मतलब उस प्रोसेस में स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके उसमें चीज़ ऐड होती गई और वो एक इतिहास में दर्ज होता गया सब कुछ। ठीक है, जितने भी जो भी कुछ हुआ है इन्वेंशन, वो सब कुछ इतिहास में दर्ज होता रहा। ठीक है, इसी प्रकार कोई व्यक्ति विशेष, कोई भी व्यक्ति जिसने भी कुछ किया, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, अकबर, जितने बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हुए हमारे। ठीक है, जो व्यक्ति विशेष में हम इनको ले सकते हैं, या फिर कोई स्थल। ठीक है, स्थल में क्या लेंगे हम? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कहाँ पर हुई? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा, उससे रिलेटेड कुछ और स्थान थे। ठीक है, उसके बाद फिर सांची के स्तूप बनाए गए और ताजमहल बनाया गया, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, बहुत सारी काफ़ी इमारतें बनी। ठीक है, और प्रसिद्ध स्थान हो गए किसी न किसी रीजन से। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को भी हम इसमें विवरण देंगे। तो ये हमारे प्रमुख महत्वपूर्ण अंग हैं इसके, घटना यानी कि इवेंट, टाइम, पर्सन और प्लेस, ये 4 चीज़ें। कब, कहाँ, क्यों, कैसे। कब, कहाँ, क्यों, कैसे। ठीक है, ये होता है हमारा इतिहास। इतिहास पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इतिहास पढ़ना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर आए कैसे। ठीक है, हमारा खुद का वजूद क्या है, कि हम कैसे, मतलब आज जिस पोजीशन पर हैं वो कैसे पहुँचे यहाँ तक। ठीक है, कभी हमारे कोई ऐसा पॉइंट रहा हुआ कि जैसे दुनिया में हमारे भारत की अगर हम बात करें, 125 करोड़ लोग रहते हैं, तो एक साथ ही 125 करोड़ हो गए क्या? नहीं ना। तो कभी हो सकता है 100 करोड़ भी होंगे, कभी 50 करोड़ भी होंगे, कभी 10 करोड़ भी होंगे, कभी 5 करोड़, तो कभी 1 भी होगा। ठीक है, तो हम बात वहीं से स्टार्ट करेंगे कि वहाँ जो 1 था उससे भी पहले वहाँ पे क्या था। ये सारी चीज़ें इतिहास में लेंगे हम। ठीक है, यानी प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी, कब जा कर के हम सभ्य बने, कब जाकर हम सिविलाइज्ड हुए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। मानव प्रजातियों का संगम, मानव प्रजातियों का संगम इस प्रकार से, जैसे हम सिंधु घाटी में रहते थे और सैंधव लोग कहलाते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे सिकंदर का आक्रमण हुआ। ठीक है, कहाँ का था वो? मकदूनिया का था। अरबों का आक्रमण हुआ। ठीक है, और हूणों ने किया, मंगोलों ने किया, यानी कई प्रकार के आक्रमण यहाँ पर हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो आक्रमण करने के बाद में जितने लोग आए उतने वापस चले गए, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लोग रह गए होंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ होगा कि उनकी कोई चीज़ हमारे यहाँ पर छूट गई। चीज़ें छूटने से मतलब है कि उनकी कोई आदत या फिर कोई भी चीज़ तो इतने सारे लोग आए तो इनकी कोई ना कोई चीज़ इन्होंने हमारी अपनाई होगी या फिर हमने इनकी अपनाई होगी। क्योंकि ऐसा होता है कि कोई हमारे पास में मेहमान 10 दिन या 20 दिन ठहर करके जाए, तो हो सकता है कि वो हमारी कोई जो हैबिट्स हों या फिर कोई अच्छी चीज़ें हों उनको ऑप्ट कर ले, या फिर हम उसकी किसी आदत को ऑप्ट कर लें, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मानव प्रजातियों का संगम, यानी कि अलग अलग स्थानों के लोगों का एक तरीके से मिक्सचर होना। ठीक है, और एक दूसरे की चीज़ों को अपनाना, ये सब होता है किसमें? मानव प्रजातियों का संगम। और एक भाषाओं और लिपियों का संगम, अरब के लोग आ रहे हैं, फारसी भाषा बोल रहे हैं, ईरान के लोग आ रहे हैं, ईरानी भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, मैसिडोनिया यूनान के लोग आ रहे हैं, यूनानी भाषा बोल रहे हैं, यानी सबकी अलग अलग भाषाएं। ठीक है, और भारत जो यहाँ पे था पहले खरोष्टी लिपि है, उससे पहले कोई लिपि अभी तक मानी नहीं गई है, फिर संस्कृत है, फिर ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी भाषाएं थी, तो इन आपस में सभी भाषाओं का संगम हुआ। ओके, विभिन्न धर्मों की जन्मभूमि, यानी कि हमारा जो भारत है, भारत में क्या दुनिया में, जैसे कि सबसे पुराना धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। ठीक है, जिस धर्म को आज हिंदू हम धर्म कहते हैं, हिंदू एक धर्म नहीं है। हिंदू का मैं बताता हूँ आपको कि जो हमारा धर्म है सनातन धर्म है, जो पृथ्वी पर सबसे पहले था। ठीक है, सबसे पहले केवल एक धर्म था, और वो भी धर्म नहीं, एक दुनिया है।
ठीक है। तो सनातन जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, ओके, तो सनातन धर्म कहाँ पर था? पहले जब हम भारत की बात करते हैं तो सिंधु घाटी की सिंधु घाटी के आसपास वाला जो क्षेत्र था हमारा, सनातन धर्म जो पूरी दुनिया में बिखरा हुआ था, ठीक है। जहाँ पे लोग रह रहे थे उनको सनातनी कहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वही लोग जैसे पैदा हुए या फिर आदि मानव के जो वंशज थे, ठीक है। अब क्या होता है, उन्होंने अपने अपने अनुकूल परिस्थितियाँ देख ली रहने के लिए, कि वहाँ पर खाने के लिए साधन उपलब्ध हैं, रहने के लिए भी अच्छी व्यवस्था है। तो ऐसे करके सभी लोग अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गए, विकसित हो गए। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में आदि मानव मिला, उसके बाद फिर अलग अलग लोकेशंस पर पहुँचा, ठीक है, उसने अपना विकास प्रारंभ किया। तो जब सनातन धर्म का एक हिस्सा कहाँ पर रहने लगा? सिंधु घाटी के पास में, सिंधु नदी के पास में। तो ईरानी लोग यहाँ पर आते थे, तो ईरानियों ने जो उच्चारण किया सिंधु का, वो किया था इंदु के नाम से। इंदु जैसे इंग्लिश में जो नाम है ना इंडस, तो वहीं से आया है, इंदु उन्होंने उच्चारण किया, ठीक है। अब इंदु कहते थे तो वहाँ के आसपास के लोगों को भी इंदु कहने लग गए, ठीक है। और बाद में चल के कालानुक्रम में वो जो कि सा था उसे ई कर दिया उन्होंने, सिंधु से इंदु कर दिया, इंदु से फिर हिंदू हो गया, और हिंदू से ही हिंदुस्तान हमारे देश का नाम पड़ गया, ठीक है। इस प्रकार से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और उसके बाद में दुनिया में एक ईसाई धर्म बना, ठीक है, जो कि आज हम वर्ष देखते हैं, उसके बाद में जैसे बौद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, क्रिश्चियनिज्म आया, पारसी धर्म आया, यहूदी आए, बहुत सारे धर्मों अनेकों धर्म बन गए, ठीक है, अनेकों पंथ चल गए। तो इनकी जानकारी हमें मिलती है। कला एवं वास्तुकला की, यानी कि काफ़ी चित्रकला है, जो कि काफ़ी ऐसे फेमस चित्रकार हुए, फेमस चित्र बनाए गए, क्योंकि पहले फोटोग्राफी तो थी नहीं, पहले फोटोग्राफी तो थी नहीं कि फ़ोटो क्लिक कर लिया और उसको हमने सजा के रख दिया अपने किसी बेडरूम में या फिर अपने हॉल में, ठीक है। तो पहले क्या होता था, कोई चित्रकार होते थे, उन्होंने कोई चीज़ देखी और उसको वो अपने हाथों से उकेरते थे, ठीक है। तो कला के बारे में पढ़ना, वास्तुकला यानी कि जो हमारे बड़े बड़े दुर्ग बनाए गए, महल बनाए गए, किले बनाए गए, इन सारी चीज़ों में पढ़ना है। साहित्य का विकास, क्योंकि मानव जब पहले था स्टार्टिंग एज में, तब वो कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे जब वो सिविलाइज्ड होने लगा तो लिखना पढ़ना भी सीखा, ठीक है। पहले तो भाव चित्रात्मक कला में जो पिक्टोरियल बोलते हैं, तो पहले चित्रात्मक लिपि उनकी होती थी, उसके बाद में फिर वो लिखने वाली कला उनके पास में आई। तो धीरे धीरे करके साहित्य का विकास हुआ। एक समय ऐसा था जब इतिहास को अपने को याद भी नहीं रख सकते थे वो लोग, इतने सिविलाइज नहीं थे। फिर बाद में जब वो मेमोराइज करने लगे उन चीज़ों को, तो फिर एक टाइम ऐसा आया कि उन चीज़ों को वो लिखने भी लग गए, यानी कि लिपिबद्ध करने लग गए, ठीक है। इस काल को हम मानते हैं ऋग्वैदिक काल से, क्योंकि ऋग्वैदिक काल के ही साक्ष्य मिलते हैं जो कि लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके और विज्ञान का विकास कैसे? जब मानव स्टार्टिंग एज में सारी चीज़ें, वही चीज़ बार बार आ रही है, हर पॉइंट में सेम वही चीज़ आ रही है कि स्टार्टिंग एज में कुछ नहीं जानता था। धीरे धीरे क्या हुआ, उसने एक बार आग का आविष्कार कर लिया, दो पत्थरों को टकराते हुए उसने देखा और वहाँ से आग की चिंगारी निकल रही थी, ठीक है। चिंगारी निकल रही थी तो चिंगारी से उसने आग का आविष्कार कर लिया। किसी पत्थर को लुढ़कते हुए देखा तो उसने एक पहिए का आविष्कार कर लिया, ठीक है। और फिर पत्थरों से वो मारता था जानवरों को, तो उसी प्रकार उसने पहले जानवरों को मारने के लिए पत्थर यूज़ करता था, फिर उसने कुल्हाड़ी के रूप में उनको यूज़ करने लग गया, उससे लकड़ी काटने लग गया। आग उसके पास हो गई थी और पहिया उसने बना लिया था, तो फिर वो हल भी चलाने लगा। तो ऐसे के धीरे धीरे करके आविष्कार हुए, ठीक है। जब पहले तो पत्थरों के ही औजारें बनाने लग रहा है, पत्थर के ही प्रयोग कर रहा है वो, उसके बाद फिर उसको तांबा मिल गया, तांबे के बनाने लगे हथियार वगैरह, ठीक है। तांबे के बाद में फिर उसको टिन मिला और उन दोनों चीज़ों को मिला करके कांसे का हथियार बनाने लगा। उसके बाद फिर लोह युग में पहुंचा तो लोहे की चीज़ों से काम करने लगा। तो ऐसे करते करते हमारे विज्ञान का आविष्कार हुआ, ठीक है। और आज हम प्लास्टिक भी यूज़ कर रहे हैं, फाइबर यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ये सब विज्ञान है, ठीक है। अब हम ये जो चीज़ें हमें अध्ययन करनी है, इतिहास के अंग हमने देखे कौन कौन से होते हैं, कब, कहाँ, क्यों और कैसे, ठीक है। इतिहास के ये अंग होते हैं। उसके बाद फिर इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें इससे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारी भाषाओं के बारे में और अनेकों मानव प्रजातियों के बारे में
ठीक है, कला, वास्तुकला, विज्ञान, साहित्य, इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है, इसलिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या है कि जो भी आज जो हम इतिहास पढ़ते हैं, जैसे आप कभी गांव में रहे हों या फिर आपके जो भी पूर्वज हों, तो आपकी अम्मा, दादी, दादा कहानियाँ सुनाते होंगे, ठीक है, कि फला हमारे गांव में एक ऐसा हुआ तो करता था, एक वैसा हुआ करता था, कुछ ना कुछ स्टोरी हर किसी के पास अवेलेबल होती है, तो लोग अपने हिसाब से सुनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो नॉर्मल कोई स्टोरी थी, तो उन्होंने वो बोल के आपको मौखिक रूप से बता दी। उनको हो सकता है पहले उनके दादा अम्मा ने सुनाई होगी, ठीक है, दादा ने या फिर अम्मा ने उनको पहले सुनाई होगी। तो काफ़ी चीज़ तो ऐसी होती हैं जिनको कि वर्बल ही हम बोलते हैं, और काफ़ी चीज़ ऐसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जिनको लोग लिखना ज़रूरी समझते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लिखने लग जाएं और किसी चीज़ को हम बोल बोल के ही आगे बढ़ाते जाएं। पहले जब मानव नहीं लिखना जानता था तो क्या करता था कि कोई भी चीज़ हो उनको मुँह ज़बानी याद रखता था। ठीक है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीज़ें पहुंचती हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस पड़ता है, जैसे मैंने आपको कोई बात बोली, जैसे मैं ये लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है आप इसमें से अगर किसी और को बताना चाहो, जो आपने पढ़ा है, अगर ये चीज़ आप किसी और को बताना चाहो, तो हो सकता है कि आप 100% में से शायद 80% सुना पाओ। ठीक है, और या फिर अगर कुछ आप ज़्यादा बुद्धिजीवी हो या फिर आपका दिमाग कुछ ज़्यादा चलता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मैंने बताया उसमें आप अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐड करो और उसको 120% या 130% करके अपने किसी दोस्त के पास डिलीवर कर दो। ये होता है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि इतिहास की जो त्रुटि यहाँ पर पैदा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें बस मुंह से बोली जा रही हैं, तो कोई उसमें कुछ ऐड कर रहा है, अरे फलाना राजा ऐसा हुआ करता था, 50 फुट का था और इतने बड़े बड़े उसके हाथ थे और इतनी बड़ी तलवार चलाता था। ठीक है, तो किसी ने मतलब नहीं देखा, फिर किसी और के पास वो बात पहुंची, कुछ उसने कुछ और उसमें बढ़ा दिया। तो ऐसे करके बहुत स्टोरी मिल जाती हैं आपको, दंत कथाएँ मिल जाती हैं। दंत कथाएँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुँह से सुनाई जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जब से लिपिबद्ध किया जाने लगा तो इनकी प्रासंगिकता थोड़ी सी बढ़ गई और इनकी जो एक्यूरेसी है वो थोड़ी सी बढ़ी। ठीक है, क्योंकि हर राजा के यहाँ पे कोई ना कोई इतिहासकार या फिर कोई कवि, लेखक वो बैठे रहते थे और उनकी जो भी उपलब्धियाँ होती थी, उनके कुछ युद्ध हैं या फिर उनकी कोई भी चीज़ हैं, उन सबको लिपिबद्ध करते थे। ठीक है, तो जब से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ तो थोड़ी हमारे इतिहास में एक्यूरेसी आने लगी। ठीक है, अब इसके कुछ स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से, जैसे पहला है अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन में क्या हो सकता है, किसी पत्ते पर लिखे गए हों, ताम्रपत्र पर, किसी सिक्के पर लिखे गए हों, किसी पत्थर पर लिखे गए हों, ऐसे अनेकों प्रकार हो सकते हैं जहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख शिलालेख भी हो सकते हैं, ताम्रपत्र लेख भी हो सकते हैं, किसी चीज़ पर लिखे हुए हो सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या मिलता है हमें, जैसे किसी राजा ने कहीं पर कोई भवन का निर्माण करवाया तो उसने अभिलेख लिखवा दिया उसके बाहर में। जैसे आप कोई देखते हो, मोदी जी डेली कोई ना कोई उद्घाटन करते रहते हैं, तो वहाँ पर क्या लगता है, शिलापट्ट लगता है। ठीक है, शिलापट्ट का क्या होता है, शिलान्यास हुआ तो उस पर एक बोर्ड लगता है छोटा सा और उस पर लिखा जाता है श्री नरेंद्र मोदी द्वारा और फलानी चीज़ का उद्घाटन किया गया। उसके बारे में थोड़ा बहुत उस डिटेल और उसमें लिखी भी जा सकती है कि ये फलाने प्रोजेक्ट है, इसमें ये चीज़ शामिल है। ठीक है, तो ऐसे ही पहले होता था कि उन्होंने कोई किला बनवाया या फिर उन्होंने कोई जीत करके कोई स्मारक बनवाया, तो उसके नीचे कोई जीत की यादगार में उसने कोई महल बनवा दिया, किला बनवा दिया, कोई स्तंभ बनवा दिया, उसके नीचे कुछ अपनी तारीफ में कोई चीज़ें लिख दी कि हमने ऐसे ऐसे वहाँ पर युद्ध किया और वहाँ से ये चीज़ें हम जीत करके लेके आए और उन्हें हमने यहाँ पर ला के रखवा दिया है। ठीक है, तो ये अभिलेख हो गया। उसने कुछ और महान काम करवाए अपने राज्य में, वो उन्होंने लिख दिया, वो अभिलेख हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके ये प्रोसेस चलती थी। नेक्स्ट सिक्के, यानी कि जैसे ताम्रपत्र पर लिखा जा रहा है उसी प्रकार सिक्कों पर भी कुछ ना कुछ लिखवा देते थे। ठीक है, स्मारक या भवनों पर, जो कि मैंने अभी बताया, कोई भवन बन रहा है उसके बाहर में शिलापट्ट उन्होंने लगवा दिया, उस पर भवन के बारे में लिखवा दिया कि इतने फुट ऊंचा, इतना चौड़ा, इसमें फलाने इतने तालाब, और ये कुछ सब लिखवा दिया। ठीक है, उसके बाद मूर्तियाँ हैं, वो भी एक पुरातात्विक स्रोत है और उनकी जो कार्बन एज है उसके हिसाब से हम गणना करते हैं कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हो सकती हैं। बर्तन हैं, यानी कहीं से कोई बर्तन प्राप्त हो जाए, ये चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं, ये मिलती हैं हमें खुदाई में।
खुदाई में जो बोलते हैं हम उत्खनन, खनन के भी कई प्रकार होते हैं। जो मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया था कि कोई चीज़ जो बस ऊपर से सतही रूप से खोदी जा रही है, हम उसको उत्खनन कहते हैं। उसके बाद कुछ कूप खदान और फिर गहरी खदान उस टाइप का आता है। तो उत्खनन होता है हमारा काफ़ी स्थानों पर, हमें कोई ऐसा लगता है कि इस स्थान पर कोई चीज़ हमें ऐसी मिल सकती है, या फिर कोई घर बना रहा है या फिर कोई कुआं खोद रहा है, उसमें कुछ अलग चीज़ मिल गई उसको, ठीक है। उसने इन्फॉर्म किया, गवर्नमेंट के पास में बात पहुंची कि फ़लानी जगह पे कुछ ऐसा मिला है, तो वहाँ पर उसको जगह को चिन्हित करके वहाँ पर खुदाई की गई और उसमें कुछ पुरानी चीज़ें निकल गई, जैसे कि मूर्तियाँ निकल गई, बर्तन निकल गए, सिक्के निकल गए, या फिर कुछ अभिलेख निकल गए, या फिर स्मारक भवन निकल गए। तो ये हमारे पुरातात्विक स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए, हमें ये प्राप्त हुए कहाँ से, खुदाई से, यानी कुछ टीलों की खुदाई की गई, वहाँ से हमें ये प्राप्त हुए अवशेष। अब इनकी जो तिथि का निर्धारण किया जाता है, वो इनमें कार्बन का एक अपूर्व होता है C14। C14 हर चीज़ में विद्यमान होता है, ये हमारे अंदर भी विद्यमान है, निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके अंदर भी विद्यमान होता है। तो इन चीज़ों इससे C14 से क्या होता है कि जितनी कमी होगी C14 की, उसके हिसाब से ही उसकी तिथि की गणना की जाती है, उसके समय का निर्धारण किया जाता है, ये चीज़ें कितनी पुरानी हो सकती हैं, ठीक है। अब प्राचीन इतिहास के सोर्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रा विवरण और पुरातात्विक साक्ष्य, 3 प्रकार होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें साहित्यिक साक्ष्य में बात क्या करें, जैसे धार्मिक साहित्य हो गया हमारा और लौकिक साहित्य हो गया। धार्मिक में क्या आएगा कि जो चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो कि ब्राह्मणों ने लिखी, ब्राह्मणों के अलावा कुछ और लोग थे उन्होंने लिखी, तो ये चीज़ हमारी किस में आ जाएंगी, धार्मिक साहित्य में, और कुछ लौकिक में भी आती हैं, ठीक है, जो उस टाइम पे लिखी गई। अब सबसे ज़्यादा जो प्रासंगिकता सबसे ज़्यादा जो वैध मत माना जाता है और लिखी हुई चीज़ों को जो महत्व दिया जाता है, वो माना जाता है ब्राह्मण ग्रंथों को। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से, जैसे वेद थे, उपनिषद थे, रामायण, महाभारत, आरण्यक, ठीक है, और ये पुराण वगैरह, ये सब चीज़ें क्या हो गई, ब्राह्मण साहित्य हो गया, जो कि ब्राह्मणों ने लिखा, ठीक है। एक तो ये आधार हो गया। उसके अलावा कुछ ब्राह्मणों के अलावा भी काफ़ी लोग हुए, ठीक है, उन्होंने भी कुछ अपने साहित्य लिखे। जैसे उसी टाइम पे बौद्धिज्म बना, तो गौतम बुद्ध के कुछ उपदेश लिखे गए, जैन धर्म बना, उसके उपदेश लिखे गए, ठीक है। और कुछ सम्राटों के भी लेख लिखे गए। और एक मिलता है हमें विदेशी यात्रा का विवरण। विदेशी यात्रा का विवरण मीन्स कि जैसे आज हम किसी स्थान पर घूमने जाएं, जैसे हम अमेरिका घूमने जा रहे हैं, ठीक है, अमेरिका में हमने क्या देखा, हमने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, तो हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर आकर के उनके बारे में बताएंगे लोगों को कि हम भाई फलां जगह गए थे घूमने और हमने ये चीज़ें वहाँ पर देखी हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो कुछ बुद्धि, जो ऐसा नहीं कि फालतू ही लोग, पहले के समय में काफ़ी लोग अपने यात्रा के पर्पज़ से भी आते थे भारत में, या फिर कहीं भारत से बाहर भी जाते थे। तो भारत एक सोने की चिड़िया के रूप में माना जाता था हमेशा से। सब लोग कहते थे कि ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा धन धान्य है और बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। तो काफ़ी लोग बड़ी बड़ी दूर से, सिकंदर आया, ईरान से लोग आए, शक आए, हूण आए, मंगोल आए, इन सब ने यहाँ भारत पर हमला किया। क्यों किया, कि भारत के पास बहुत माल है और यहाँ से लूट ले चलो, ठीक है। तो लोग सुन रहे थे वहाँ पे भी कि भाई भारत है, कुछ हिंदुस्तान है, और वहाँ पर लोग जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसा है वहाँ पर, भारत सोने की चिड़िया है वो, ठीक है। तो वहाँ के जो इतिहासकार थे, कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने उसकी जो लौकिकता है उसको एक बार देखना चाहिए। तो काफ़ी यात्री आते थे, जैसे यूनान से भी आए, रोम से भी आए, ठीक है, अरब से आए, और कुछ चीन के भी आए। तो काफ़ी लोग भारत में घूमने के लिए आए और उन्होंने भी अपने यात्रा के वृत्तांत लिखे, जो जितना उन्होंने भ्रमण किया अनेकों राजाओं के काल में, कि जैसे पहले सम्राट, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यूनान का था कौन, सेल्यूकस, ठीक है, उसने एक मेगास्थनीज था, उसने इंडिका नाम की किताब लिखी। यूनान का एक था हेरोडोटस, उसने भी इतिहास हिस्टोरी का लिखी, जिसको हम हिस्ट्री का जनक कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। चीन के कौन कौन आए, हिनसंग आया, फायन आया, इत्सिंग आया, फिर अरब के जैसे सुलेमान है और अलबरूनी है, इब्न तूता है, ये सब लोग आए यहाँ पर, और इन्होंने भी अपनी अपनी यात्रा वृत्तांत लिखे। तो एक ये विवरण हो गया हमारे पास में इतिहास का। और नेक्स्ट तो मैंने अभी आपको बताया था पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें कि अभिलेख, मुद्राएं, चित्रकला, मूर्तिकला और ये सारी चीज़ें, ठीक है।
C14 मैंने बताया आपको अभी, रेडियो कार्बन डेटिंग है, यानी कि जिससे कि डेटिंग देखते हैं हम कोई चीज़ कितनी पुरानी है, C14 की कमी से उसको तय किया जाता है। राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन होता था 7000 से 6000 BCE में। BC क्या है यहाँ पर कि पहले हम ओनली लिखते थे BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट क्यों लिखते थे? क्योंकि जो हमारा कैलेंडर है, जैसे आज हम 2020 में जी रहे हैं, तो कभी ये जीरो भी तो रहा होगा, ठीक है। अब ये जो जीरो है वो किस दिन को माना जाता है? क्योंकि ये जो कैलेंडर आज हम यूज करते हैं इसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, और इसको किसने चलाया? अंग्रेज़ों ने चलाया। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो उनके भगवान जिसको मानते हैं वो ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन को मानते हैं कि इस दिन से सब कुछ स्टार्ट हुआ है, यानी कि नया युग स्टार्ट हो गया, यानी कि कॉमन एरा, ठीक है। तो इसको उन्होंने इसके बाद की चीज़ों को लिख दिया ईसा के बाद में, यानी कि ईसवी, और इससे बोल दिया ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व की चीज़ें हो गई, तो उनको बोला जाता था यानी कि बिफोर क्राइस्ट, और इसको AD, ठीक है। अब हम क्या है कि जब चारों तरफ विद्वान लोग देखते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं कि ईसा मसीह के अलावा यहाँ कोई है नहीं, इससे पहले कोई था नहीं, भाई भगवान तो हमारा पहले से ही विद्यमान है, जो भी है गॉड, ईश्वर, अल्लाह, ठीक है, वाहिगुरु, सब कुछ एक है, तो पहले से ही विद्यमान है, तो उस दिन से ही हम क्यों मान के चलें? तो ऐसा तो है नहीं पूरी दुनिया में जो बाहुल्यता है वो सिर्फ ईसाई धर्म की हो, और भी सारे धर्म हैं। तो उन्होंने इसका थोड़ा विरोध किया और एक नई टर्म निकाली और उसको कहने लगे BCE, ठीक है, और एक हो गया CE, यानी कि बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा। कॉमन एरा कौन सा? जीरो के बाद वाला जो अब तक चल रहा है, और जो कि पहले जो था BCE, यानी कि जो कि उल्टा चल रहा था, यानी कि जिसको हम पढ़ेंगे अभी इतिहास में, और उसके बाद हम कॉमन एरा पे आएंगे, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि 7000 से 6000 ईसा BCE की, ईसा पूर्व की थोड़ी आदत है, ठीक है। BCE की बात हो रही है। उस टाइम पे हमारे राजस्थान और कश्मीर में किसके अपेक्षित मिले हैं? वो मिले हैं कृषि के, ठीक है। अब हम बात करते हैं अभिलेखों की। अभिलेख मैंने आपको बता ही दिया कौन से जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं। तो अभिलेखों का जो भी अभिलेख हमें मिलते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं हम एपिग्राफी। एपिग्राफी मतलब पुरालेखा शास्त्र, ठीक है। पुरालेखा शास्त्र अभिलेखों का अध्ययन, एपिग्राफी कहते हैं इसको। और भारत के संदर्भ में सर्वाधिक जो प्राचीन अभिलेख मिला है वो मिला है एशिया के बोगाज का स्थान से, ठीक है। और इसकी जो तिथि का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं हम पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी मीन्स जो भी हमें अभिलेख मिला है, इंस्क्रिप्शन से मिले हैं, उनकी तिथि का अध्ययन करना, ठीक है। अभिलेखों से काफ़ी प्रकार की लिपि प्राप्त हुई। एक तो ऐसी लिपि है जो अब तक पढ़ी नहीं जा चुकी, क्योंकि जो सबसे समृद्ध और सबसे जो सुनियोजित तरीके से बसाई हुई एक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि हमें मिली भाव चित्रात्मक है और उसमें कुछ हस्तलिखित है, तो उन चीज़ों को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, ठीक है, पढ़ा नहीं जा चुका है। और कुछ लिपियां हैं जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ट लिपि, यूनानी लिपि, जो कि पुराने समय में अभिलेखों में हमें प्राप्त हुई है। जो ब्राह्मी लिपि है उसमें बाएं से दाएं लिखा जाता है, यानी कि जो अपन अभी लिखते हैं उस हिसाब से लिखा जाता है। खरोष्टी है उसमें उर्दू के हिसाब से, यानी कि दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, ओके। और यूनानी लिपि है उसमें जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से कुछ लगता हुआ इलाका है उधर का, मध्य एशिया वाला, तो यूनान के लोगों का उधर ज़्यादा आना जाना रहा, तो वहाँ पर उनके अभिलेखों में यूनानी लिपि हमें प्राप्त होती है। हम जब बात करते हैं 300 साढ़े 300 BCE की, तो उस टाइम पे एक राजा हुए हमारे यहाँ पर पैदा हुए 263 ईस्वी के ईसा पूर्व के समथिंग, यानी BCE के समथिंग, सम्राट अशोक, ठीक है। उसके साम्राज्य की सीमाएं आज तक जितने भी जो सम्राट हुए हैं भारत में किसी की भी नहीं रही, ठीक है। उनकी सबसे बड़ी सीमाएं थी। उसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? उसकी जानकारी हमें अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। उसके धम्म की, शासन नीति की, यानी कि धम्म मतलब उनके धर्म से संबंधित जो उन्होंने चीज़ें बनाई, ठीक है, शासन जो चलाते थे, उसकी सारी प्रोसेस कहाँ पर मिलती है हमें? ये मिलती है अभिलेखों से प्राप्त होती है, क्योंकि अशोक के ही अभिलेख हैं जो सबसे पहले भारत में पढ़े गए, ठीक है। प्रमुख अभिलेख और शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कि पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग नरेश खारवेल का है ये। एहोल अभिलेख ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ ये कहाँ पर है? इलाहाबाद में समुद्रगुप्त यानी गुप्त साम्राज्य का जो महान शासक हुआ था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश से है संबंधित। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश मिहिर भोज से संबंधित है।
देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से है, और भित्री के जो अभिलेख हैं वो स्कंदगुप्त से रिलेटेड हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रमुख प्रमुख जो अभिलेख हैं उनके सामने राजाओं का नाम लिखे हुए हैं, किस किस से ये रिलेट करते हैं। ओके, इस प्रकार के कुछ अभिलेख हुआ करते थे, जैसे इसमें ये घोड़ा इधर से लड़ रहा है, इधर से हाथी लड़ रहा है, और बीच में कुछ और भी ये चित्र बने हुए हैं, कुछ ऊपर की तरफ ये लिपि, कुछ ये लिपि लिखी हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें अभिलेखों से प्राप्त हुई। सबसे पुराने अभिलेख क्या हैं? जो हड़प्पा संस्कृति की मोहरें हैं वो सबसे पुराने अभिलेख हैं, जो कि सिक्के चलते थे, मोहरें चलती थी। मोहर एक तरीके से आधा मुद्रा थी। ठीक है, जो आज हम नोट यूज़ करते हैं, मोहरें पहले यूज़ की जाती थी कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, तो उसकी संस्कृति की जो मोहरें मिली हैं वो सबसे प्राचीन हमारे पास में अभिलेख हैं, और उन पर भाव चित्रात्मक लिपि का उपयोग किया गया है, जो कि अभी तक नहीं पढ़ी जा चुकी है, अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, सॉरी। 1837 में सबसे पहले जो अभिलेख पढ़ा गया, किसका पढ़ा गया? सम्राट अशोक का पढ़ा गया। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप एक अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेजों का राज था उस समय भारत में, और उसने इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम साहित्यिक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहला जो हमें साहित्य मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की जो रचना मानी जाती है 1500 से 1000 BC की मानी जाती है। ठीक है, BC के समथिंग मानते हैं। जो ऋग्वैदिक काल जो स्टार्ट होता है उसमें इसकी सबसे पहले रचना हुई। उसके बाद में जो कि 1000 से बाद में अगर हम चलते हैं 1000 और 600 के बीच में जो रचना हुई, अथर्ववेद की हुई, यजुर्वेद की, ब्राह्मण ग्रंथ की, आरण्यकों की और उपनिषदों की हुई। लेकिन जो गुरु शिष्यों को ज्ञान देते थे तो वो सिर्फ वर्बली देते थे। ठीक है, लिखने का प्रोसेस नहीं था। उसके बाद में फिर अपने समीप बैठा करके उनको ज्ञान देते थे। तो ये चीज़ें फिर बाद में लिपिबद्ध करी गई तो इनको वेद कहा गया। ठीक है, ये और अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और इन सबको कब का माना जाता है? 1000 से 500 BC के माना जाता है। ठीक है, वेद, उपवेद और उनकी विशेषता देख लेते हैं थोड़ी सी हम। तो जो हमारा ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद, उसका एक उपवेद हुआ करता था आयुर्वेद, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इस पर फोकस है वो आयुर्वेद के ऊपर फोकस है। ठीक है, क्यों? जो चिकित्सा शास्त्र है हमारा सनातन धर्म का यानी कि हिंदू धर्म का, वो सबसे पुराना है, और 1500 BCE में ये चीज़ें लिखी गई। किसमें? ऋग्वेद में लिखी गई। चिकित्सा शास्त्र से संबंधित आयुर्वेद उसमें लिखा गया। यजुर्वेद में धनुर्वेद की बात की जाती है क्योंकि युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद में गंधर्व वेद की बात की जाती है, कला और संगीत से संबंधित, और अथर्ववेद में शिल्प वेद की बात की जाती है जो कि भवन निर्माण कला से संबंधित है। क्योंकि आज से हम जब 3500 वर्ष पहले की बातें कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी हम इन चीज़ों के बारे में लिखते थे। ठीक है, और ये हमारी चीज़ें बहुत उन्नत थी उस समय में। ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं पे इससे ज़्यादा उन्नत चीज़ें नहीं थी। ठीक है, 400 BC के लगभग पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना कर दी। पाणिनि कौन थे? महान वैयाकरण थे। व्याकरण होता है एक तो व्याकरण यानी कि ग्रामर, और एक होता है वैयाकरण। वैयाकरण हो गया मीन्स एक ग्रामरोलॉजिस्ट, यानी कि एक जो कि ग्रामर का पूरा अध्ययन जानता हो, जिसने पूरे ग्रामर को पढ़ रखा हो या फिर उसने बनाया हो। ठीक है, तो पाणिनि संस्कृत भाषा के बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना कर दी। एक तरीके से संस्कृत का जो सबसे बड़ा ग्रामर है वो कौन सा है? अष्टाध्यायी ग्रंथ है, उससे ऊपर संस्कृत नहीं है। व्यास ने, यानी जो वेद व्यास थे, उनकी कृति है महाभारत, उसको 10वीं से 4वीं सदी के ईसा पूर्व का माना जाता है, क्योंकि उसके बारे में परफेक्ट डेट नहीं है हमारे पास में कि उसको कब महाभारत को लिखा गया। क्योंकि महाभारत की जब रचना की गई तो उसमें 6000 के समथिंग सूक्त थे यानी कि श्लोक थे, फिर बाद में 12,000 हुए, 24,000 हुए और 1 लाख पहुँचे। फिर उसको कहा जाने लगा सत्य संहिता। पहले उसको जय संहिता कहा जाता था, फिर उसको सत्य संहिता कहा जाने लगा। और लेकिन उसमें भरत के जो वंशज थे, यानी जिसके नाम पे भारत नाम पड़ा है भारत का, तो सम्राट थे एक चक्रवर्ती भरत, उनके जो वंशज थे शांतनु, उसके बाद भीष्म, उसके बाद फिर कुरु और जो कौरव और पांडव हुए, तो इनका उसमें युद्ध का वर्णन था महाभारत में, तो इसलिए उसको क्या कहने जाने लगा? महाभारत। ठीक है, क्यों? बहुत बड़ा युद्ध था इसलिए उसको महाभारत कहा जाने लगा। वाल्मीकि की रचना का भी जो काल है वो ईसा पूर्व 5वीं सदी में माना जाता है। जातक कथाएँ, जातक कथाएँ क्या हैं? आपने बहुत पढ़ी होंगी, दंत कथाएँ और जातक कथाएँ। दंत कथा मीन्स कि जो चीज़ें हमें मुंह से बोल के हम किसी को सुना रहे हैं वो दंत कथाएँ होती हैं, और को प्रचलित तो चलती रहती हैं वो एक तरीके से। ठीक है, प्रचलित रहती हैं, एक ने एक दूसरे को सुना दी, दूसरे ने तीसरे को सुना दी, ऐसे चलता रहता है प्रोसेस। और जातक कथाएँ क्या हैं कि जब जो कि गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, जिन्होंने कि बौद्ध धर्म बनाया, ठीक है, उनके एक काल्पनिक चित्रण किया गया
कि उनके जो जन्म से पहले जो भी पूर्व जन्म रहे होंगे उनमें वो क्या थे। किसी में उनको राजा बना दिया गया, किसी में उनको शूद्र बना दिया गया, किसी में क्षत्रिय बना दिया गया। इस प्रकार से कल्पना की गई और अनेकों कथाएं, अनेकों लोक कथाएं आधारित उनके जो पूर्व जन्म है उस पर आधारित बना दी गई। उनको जातक कथाएं कहा गया। ठीक है, इनका संकलन किसने किया? विष्णुदत्त ने किया, विष्णुदत्त शर्मा ने। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, प्राचीन समय की अगर हम बात करें और आज के समय से हम कंपेयर करें तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने लिखा, कौटिल्य कौन? चाणक्य विष्णुगुप्त उसका नाम था। ठीक है, और ब्राह्मण था एक, और आचार्य हुआ करता था किसमें? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। तक्षशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के जो रावलपिंडी स्थान पड़ता है वहाँ पर है। तो जो अर्थशास्त्र उसने लिखा उसका आज तक कोई तोड़ नहीं है। और वो कब लिखा उसने? और कम 300 ईसा पूर्व में लिखा, और आज तक उसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि उसने इन चीज़ों पर जो फोकस, उसने हर पॉइंट पर, यानी कि जो भी एक राज्य में अर्थ, यानी कि एक अर्थव्यवस्था का साधन हो सकता है, उस हर चीज़ के बारे में उसने उसमें उल्लेख किया है। ठीक है, भारतीय राजतंत्र, यानी कि उस समय जो भी राजतंत्र चल रहा था उसके बारे में, पूरी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसने लिखा है, और अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी तरह से लिखा है। एक महत्वपूर्ण सामग्री उसने लिखी। कालिदास हुए, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, एक लिखा मेघदूतम। ठीक है, और इसी प्रकार से एक हुए कौन? बाणभट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरित लिखा। ठीक है, तो अनेकों मतलब उस समय विद्वान हुए और उनकी अलग अलग प्रमुख रचना हैं जो उस समय के बारे में हमें पूरी जानकारी देती हैं। ठीक है, अब हम विदेशी विवरणों की बात करें तो विदेशी विवरणों में यूनान के जो लेखक थे सिकंदर के समकालीन वो थे सेंड्रोकोट्स का नाम आता है यूनानी लेखकों में। और एक आता है मेगस्थनीज का। मेगस्थनीज ने क्या लिखा? इंडिका नामक एक बुक लिखी। मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। कैसे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य से पहले शासक हुआ करता था धनानंद नाम का, ठीक है, मगध साम्राज्य का राजा हुआ करता था। तो जिस टाइम पर सिकंदर ने आक्रमण किया 323 ईसा पूर्व में भारत पे, तो वो झेलम नदी से ही वापस लौट गया था राजा पोरस और आम्बी से लड़ने के बाद में। तो उसने पहले अपने सेल्यूकस को यहाँ पर छोड़ा राजदूत को, उसके बाद में फिर सेल्यूकस भी चला गया तो उसने एक राजदूत को छोड़ा मेगस्थनीज को। ठीक है, तो उसने वो कहाँ पर रहा? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। और उसने एक बुक लिखी इंडिका। उसने जो उस समय का जो भारत था उसके बारे में उसमें पूरी तरह से वर्णन किया है, इंडिका, इसलिए उसका नाम इंडिका पड़ा। ठीक है, हेरोडोट्स थे एक, हेरोडोट्स भी वहीं के थे, यूनान के ही, और उन्होंने इतिहास का पिता कहा जाता है, हिस्टोरिका नामक बुक लिखी और उसमें भी उस समय के विश्व का वर्णन किया है। टोलमी ने ज्योग्राफी लिखी। ठीक है, और प्राचीन भूगोल की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें हर क्षेत्र का भूगोल पता होना चाहिए। हम भारत की बात कर रहे हैं, मगध साम्राज्य की बात कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो उसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं वो सब हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और हमें लोकेशंस जब पता होंगी जब हम ज्योग्राफी हम पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तब हम लोकेशंस को याद अच्छी तरह से। ठीक है, एक बुक लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है, 80 से 115 ईस्वी में लिखी गई। और लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के माध्यम से जो रोमन व्यापार होता था उसका वर्णन उसमें किया गया है। यानी कि जो सागरों में आज व्यापार होता है, बड़े बड़े जहाज चलते हैं, तो ये पहले भी होता था, उसके बारे में किसमें वर्णन किया गया? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस बुक में अध्ययन किया, वो वर्णन किया गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम चीनी यात्रों पर। चीनी यात्रों में फाहियान है, हिनसांग है, इत्सिंग है। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में आया कौन? फाहियान। बुक लिखी उसने फोयू की, उसमें अपनी गुप्त काल की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, उसका पूरा वर्णन उसमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हिनसांग आता है हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में। उसने सी यू की नाम से एक रचना करी और उस समय तत्कालीन भारत के बारे में वर्णन किया। नेक्स्ट इत्सिंग आया 7वीं शताब्दी में, और नालंदा और जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे उनका उसने वर्णन किया है। फिर हम बात करते हैं अरबी जो आए हमारे यहाँ लेखक, सुलेमान आया 9वीं शताब्दी में, पाल और प्रतिहार शासकों के समय में उनका वर्णन किया। फिर अल मसूदी राष्ट्रकूट शासकों के विषय में वर्णन किया। अल बरूनी ने तहकीक हिंद की रचना करी और तत्कालीन भारत का उसने वर्णन किया है। ठीक है, एक आया कौन? इब्न तूता आया कहाँ से? मोरक्को से।
कहाँ से, इटली। तो काफ़ी उस टाइम पे आए ये लोग, और इन्होंने यहाँ पर जो भी भारत में चल रहा था उस समय, जो भी राजा थे उनकी किस प्रकार से राज चलाते थे, ठीक है, धार्मिक स्थिति क्या थी, लोग कौन कौन से धर्मों को मानते थे, तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया। तो ये हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं जिससे कि हमें इतिहास का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो हमारा हमने ये जाना कि इतिहास हमारा क्या है, हमें इतिहास के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। अब हम इतिहास का करते हैं वर्गीकरण। ठीक है, इतिहास का हम डिवीज़न कर लेते हैं। तो इतिहास का डिवीज़न हम करते हैं 3 पार्ट में। तो जो हमारा प्राचीन इतिहास है, ठीक है, प्राचीन इतिहास को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से हो जाते हैं हमारे, प्री हिस्टोरिक हो गया, प्रोटो हिस्टोरिक हो गया, और हो गया हमारा हिस्टोरिक पीरियड। यानी 3 पीरियड हो गए हमारे, कौन सा, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक पीरियड। तीन काल हो गए। और पहला जो है हमारा प्राग ऐतिहासिक, उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से, पहला पाषाण युग और दूसरा कॉपर युग। पाषाण युग कौन सा, कि जब से मानव की उत्पत्ति हुई उस समय से लेकर के, और एक ऐसी अवस्था जहाँ तक वो कुछ सीख गया था, थोड़ा बहुत शिकार करना वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें सीख गया था। तो उस समय से उस समय तक की जो काल है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो हमारा पाषाण काल है उसको, पहला है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है नियोलिथिक। यानी 3 भागों में डिवाइड कर लिया, पुरापाषाण, मध्यक पाषाण और नवपाषाण, 3 भागों में डिवाइड कर लिया। तो जो पुरापाषाण है हमारा, पुरापाषाण कौन सा काल है, 5 लाख से और 50,000 BC तक का। ठीक है, 5 लाख से और 50,000 BC तक। यानी 5 लाख पे अगर हम मानव की उत्पत्ति मानते हैं, जो सबसे पहले जो मानव हमें कहाँ पर प्राप्त हुआ, वो प्राप्त हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और तब से हम मानव की उत्पत्ति मानते हैं। और 50,000 BC तक उसका जो प्रोसेस रहा, उस सब के बारे में अध्ययन किस में करेंगे हम, पुरापाषाण में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है मध्य पाषाण, उसमें 50,000 से लेकर के और 5,000 BC तक के बारे में अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट नवपाषाण जो आता है हमारा 5,000 BC से और 2,500 BC तक, इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक प्रोसेस हो जाती है। जो पहली प्रोसेस थी 5 लाख से 50,000 तक की, उसमें जो कि जो आदि मानव था उसने थोड़े बहुत कुछ तौर तरीके सीखे, कुछ खाने करने लगा। ठीक है, उसके बाद में क्या, पत्थरों का यूज करने लगा, पत्थर के हथियार बनाने लगा और जानवरों का शिकार करने लगा। तो वो ये इस प्रोसेस में हुआ मध्य पाषाण में। और नवपाषाण में क्या हुआ, नवपाषाण में वो पत्थरों के औजारों को बहुत अच्छी तरह से यूज करने लग गया। आग का आविष्कार उसने कर लिया था, पहिए का आविष्कार कर लिया था, और उसको तांबे की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये जो पीरियड है, ये एक तरीके से क्रांतिकारी पीरियड रहा। किसके लिए, मानव की जो कि उत्थान है, मानव का जो उदय हुआ उसके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा क्रांतिकारी पीरियड रहा। कौन सा, नवपाषाण काल। ठीक है, अब हम आद्य ऐतिहासिक में बात करते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक में सबसे पहले हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये कहाँ पर पनपी, ये सिंधु नदी के किनारे पर पनपी, जो कि आज जो पंचनद प्रदेश यानी पंजाब है, उससे उसके ऊपर वाला जो क्षेत्र यानी सप्त सैंधव प्रदेश, यानी जिसमें 7 नदियों का जो जल प्राप्त होता है, सिंधु नदी और उसकी 6 सहायक नदियाँ, उनके बीच में एक सभ्यता पनपी जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर नामक स्थान पर पनपी थी, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कह दिया जाता है। तो ये इसका पीरियड कौन सा रहा, 2,500 से 1750 BC का रहा। और विश्व की सबसे सुनियोजित, सबसे समृद्ध जो मानी जाती है, सबसे पुरानी ये सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट, हम थोड़े से आगे चलते हैं तो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन आ जाती है, यानी कि वैदिक काल आ जाता है, जिसमें हम चीज़ों को लिपिबद्ध करने लग जाते हैं। ऋग्वेद की रचना हो जाती है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सब की रचना हो जाती है। ठीक है, उसमें भी 2 पीरियड हो जाते हैं, हमारा ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक। ऋग्वेद में कौन सा, यानी 1500 से 1000 BC तक का काल, जिसमें कि हमने ऋग्वेद की रचना करी। उसके बाद का जो काल आता है 500 BC तक का, उसमें हमने अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, उपनिषद, आरण्यक, इनकी रचना कर ली थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि जो हमारे 2 पीरियड हो गए यहाँ तक, कौन कौन से, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, और हो गया प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। अब आते हैं हम ऐतिहासिक पीरियड पर। ऐतिहासिक पीरियड हमारा जब हो गया हमारा, कि जब हम पूरी तरह से चीज़ों को लिखने लग गए, समझने लग गए, और हम बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके थे, तो उसको हम ऐतिहासिक काल में लेकर के आते हैं। ऐतिहासिक काल को हम कब से बात करते हैं, 600 BC से बात करते हैं। और कब तक, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हम जो कुछ हैं इस समय तक को ऐतिहासिक पीरियड के बारे में ही हम बात करते हैं। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं कौन कौन से में। प्राचीन भारत,
प्राचीन भारत कौन सा हो गया, यानी 600 BC, यानी कि जो कि हमारा वैदिक काल जहाँ पे समाप्त होता है, वहाँ से हम पूरी बहुत अच्छी तरह से सिविलाइज्ड हैं। और एक हमारे बहुत सारे साम्राज्य पनप चुके हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख हो जाएगा इसमें। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य आ जाएगा, मौर्य साम्राज्य आ जाएगा, शक, हूण, मंगोल ये सब आ जाएंगे, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा किसमें, प्राचीन भारत में। कौन कौन से महाजनपद काल, 6वीं शताब्दी BC पे इसका उल्लेख हो जाता है, ठीक है। मगध साम्राज्य 600 से 300 BC तक, फिर मौर्य साम्राज्य 323 से 184 BC तक, फिर मौर्य तक में जो कि मौर्य साम्राज्य जब हमारे यहाँ पर उत्तर भारत में पनप रहा था और फल फूल चुका था, उस समय साउथ में यानी कि दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा था और चेर, पांड्य, चोल जैसे बड़े बड़े राज्य बन चुके थे, ठीक है। मौर्योत्तर काल में 184 BC से लेकर के 313 BC तक का काल आता है। गुप्त साम्राज्य पर जब पहुँचते हैं तो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हो जाता है ये, इसमें चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त जैसे बड़े बड़े राजा हो जाते हैं। फिर हर्षवर्धन आता है और हर्षवर्धन के काल में कौन आता है, हेनसांग, ठीक है। एक पहला जो चीनी यात्री है वो पहले कहाँ पर आ चुका है, इसमें आ चुका है चंद्रगुप्त द्वितीय काल में फाहियान आ चुका है। और अब कौन आया है, हर्षवर्धन के काल में हेनसांग आ चुका है, ठीक है। वो भारत की स्थिति के बारे में वर्णन करेगा चाइना में जा करके, ओके। तो ये हमारे 16 महाजनपद हुआ करते थे उस समय में। जैसे ये आपको दिखेंगे पॉइंटेड, ये राजधानियां हैं। जैसे इधर गांधार है, गांधार की राजधानी ये हो गई, कंबोज की पेशावर, तक्षशिला, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, सूरसेन जो जनपद था यानी सूरसेन महाजनपद था, उसकी मथुरा हो गई। सूरसेन कौन सा, जहाँ का राजा कृष्ण हुआ करता था। मत्स्य जिस क्षेत्र में भरतपुर, अलवर, जयपुर वाले क्षेत्र आते हैं उसकी विराटनगर हुआ करती थी, ठीक है। नीचे अवंती जो राज्य था उसकी उज्जैनी हुआ करती थी। जो महिष्मती आप बाहुबली मूवी में देखते हैं वो इसका क्षेत्र हुआ करता था, अवंती राज्य का, ठीक है। और इधर पाटलिपुत्र, मगध, अंग जो कि आपने महाभारत में देखा है, अंगराज कर्ण, तो अंग जो राज्य हुआ करता था वो पश्चिम बंगाल के पास में हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में लिच्छवी हुआ करता था। कपिलवस्तु जो स्थान पड़ता है जहाँ पर कि कौन हुआ, महावीर का जन्म हुआ, और ये कहाँ पर है, नेपाल में। तो अयोध्या, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी ये सब बीच में हमारे हुआ करते थे। इस प्रकार से 16 महाजनपद हैं जिनको हम अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। फिर हम आते हैं मध्यकालीन प्राचीन में। तो ये चीज़ हो गई हमारी महाजनपद से लेकर के हर्षवर्धन का काल है, यानी कि 6वीं शताब्दी से और 6वीं शताब्दी अब तक, यानी जो पूर्व का और अब तक का, यानी कि 1200 साल का हम इसमें अध्ययन करेंगे। किसमें, प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में, ठीक है। एंशिएंट इंडिया के बाद में क्या होता है कि बाहर के लोग इसमें आने लग जाते हैं और पहला अरब का आक्रमण हो जाता है। किस पर, सिंध जो देश हुआ करता था, हमारा राज्य हुआ करता था, उस पर पहला आक्रमण हो जाता है किसका, ईरानियों का, ठीक है। मध्यकालीन भारत में हम प्रवेश कर जाएंगे। उत्तर भारत में कुछ हमारे महत्वपूर्ण राज्य होंगे। कौन कौन से, राजपूत होंगे, पाल, प्रतिहार। फिर हम दक्कन की बात करें, यानी दक्कन का जो पठार वाला प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है भारत का, उसमें कुछ और जो बड़े बड़े राज्य हैं वो चालुक्य है, पल्लव है, राष्ट्रकूट है, ये राज्य पनप जाएंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष होगा किसका, कन्नौज का। कन्नौज एक पावर सेंटर हुआ करता था पहले, यूपी में स्थान पड़ता है। और ये 3 ओर से, यानी इस प्रकार से ये अलग अलग 3, मतलब जो 3 बड़े बड़े साम्राज्य थे उन सब का इसमें 3 साम्राज्यों का संघर्ष हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम उत्तर मध्यकालीन में पहुँचेंगे तो पूर्व मध्यकालीन हो गया। फिर हम उत्तर मध्यकालीन में पहुँचेंगे तो उत्तर मध्यकालीन में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत है उस पर जो बाहर के जो आक्रांत आए थे, मोहम्मद गौरी, ठीक है, उसका राज हो जाता है। चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान था, उसको हरा देता है और उसके बाद में फिर मुगल वंश इस पर बैठ जाता है, ठीक है। दक्कन में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य पनपते हैं। दक्षिण भारत में चेर, यादव, विजयगिरी के यादव, काकतीय, होयसल ये वंश हैं, ये फलते फूलते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ तक का जो हुआ हमारा, यानी कि मुगल साम्राज्य जब ख़त्म होता है उसके बाद में उत्तर भारत को जो शक्ति केंद्र बन जाता है और अंग्रेज़ यहाँ पर आ जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, पुर्तगाली आ जाते हैं, डच आते हैं, फ्रांसीसी आ जाते हैं। तो उसके बाद में फिर हम आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं। आधुनिक भारत में स्टार्टिंग कहाँ से हो जाती है, एक तरीके से अगर हम लें प्री मॉडर्न ये एज माना जाए तो यूरोपीय कंपनी पहली बार आई भारत में, पुर्तगाल की।
1498 में, जो कहते हैं भारत का जो कि समुद्री रास्ते की खोज करी थी किसने, वास्को डी गामा ने 1498 में। तो 1498 में पहली बार कोई पुर्तगाली हमारे भारत में आया। उसके बाद फिर ये सिलसिला चला, डच आए 1602 में जहांगीर के दरबार में, सर टॉमस रो और हॉकिंस आए, ठीक है। फिर अंग्रेज आए 1608 में, इन्होंने अपनी कोठियाँ स्थापित करी। फिर उसके बाद फ्रेंच आए, इन सब ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में राज कर लिया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहा भारत पर वो रहा अंग्रेज़ों का, और इन्होंने भारत पर 1857 पर जाके पूरी तरह से अधिकार कर लिया था। जब ये लोग पहले आए तो व्यापार करने आए थे। पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार स्टार्ट किया मसालों का। मसाले उन्नत किस्म के होते हैं कहाँ पर, नीलगिरी की पहाड़ियों में। ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया था, नीलगिरी पहाड़ियों में, इलायची की पहाड़ियों में बहुत अच्छे किस्म के मसाले होते हैं। तो पुर्तगाली वहाँ पर जम गए। उसके बाद फिर इनकी देखा देखी और देश आए। ईस्ट इंडिया कंपनी जो सबसे ज़्यादा चालाक थी, और इसने अपना व्यापार किया और धीरे धीरे इसने अपनी जड़ें फैलाने लगी प्रशासनिक रूप से, ठीक है। वहाँ के जो राजा जागीरदार हुआ करते थे उनको इन्होंने प्रलोभन वगैरह दे करके एक तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और फिर उनको सत्ता से दूर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में फिर मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो जाता है और उसके उत्तराधिकारी कुछ राज्य होते हैं, जैसे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, हैदराबाद के नवाब, कर्नाटक के नवाब होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका होता है। अंग्रेज़ों की भारत में लड़ाइयाँ होती हैं जो कि किन से, इनसे ही होती हैं। ये जो भी हमारे थे, कर्नाटक का युद्ध हुआ, मैसूर का 1744 और 63 में 2 बार युद्ध हुए। बंगाल में हुआ 1757 में प्लासी का, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ सिराजुद्दौला से। और इसमें ये तीनों मिलकर के लड़े, ये बंगाल, अवध और इसमें एक और था, ये तीनों मिलकर के लड़े थे 1764 में बक्सर के युद्ध में, अंग्रेज़ों ने हराया। फिर मैसूर का युद्ध हुआ जो कि टीपू सुल्तान वाला था। मराठा जो थे उनका युद्ध हुआ, यानी आंग्ल मराठा युद्ध। फिर आंग्ल सिख युद्ध हुए, पंजाब का अधिग्रहण हुआ महाराजा रंजीत सिंह के समय में। तो ये सब प्रोसेस हुई, ठीक है। ये सब प्रोसेस होली, यानी कि पूरी तरह से भारत गुलाम हो गया। उसके बाद में फिर भारत में एक रिवोल्ट होता है 1857 में, यानी कि लोग जान चुके होते हैं कि भारत एक पूरा गुलाम हो चुका है। अगर हमें इनसे मुक्ति पानी है तो हमें एक जन जागरण करना होगा, हमें इकट्ठा होना होगा और इनकी दास्ता से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। तो दास्ता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या होगा, राष्ट्रवादी जागरण करना पड़ेगा, यानी कि लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इनके जुल्मों के बारे में, ठीक है। और इनके खिलाफ खड़े होने के लिए इनको एक तरीके से, यानी कि जब ये लोग हिम्मत हार चुके थे कि अब हमारा कोई सहारा नहीं है, तो ऐसे में एक जन जागरण करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, स्वतंत्रता संग्राम होगा। और स्वतंत्रता संग्राम के बाद में, यानी कि 90 साल हम स्वतंत्रता संग्राम करेंगे, जिसमें कि हमारी कांग्रेस की स्थापना होगी 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी। और उसके बाद में फिर कांग्रेस अपने तरीके से लड़ेगी। फिर गांधी युग आएगा और गांधी युग से हम कहाँ पर पहुँचेंगे, स्वतंत्रता में 1947 में, ठीक है। 1947 का एक हमारा हो गया, भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद में फिर आता है हमारा समकालीन भारत। समकालीन भारत आता है हमारा कब से, 1947 से और 64 तक। 64 तक इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रहे, और जो हमारे भारत की जो कि आधुनिक भारत है, इसकी नींव इन सालों में रखी गई, ठीक है। इसलिए समकालीन भारत की अगर हम बात करते हैं तो 1964 तक का टाइम आता है, जब लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद में फिर आज वाला जो मॉडर्न इंडिया है ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमें अध्ययन करना है, किसमें, जो हिस्ट्री में। एक एक प्रोसेस को, एक एक टॉपिक के लिए स्पेशल वीडियो रहेगा। और आप किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करें, कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठें, आपका क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं निकलेगा। बहुत ब्रीफली इसका एक्सप्लेनेशन होने वाला है। अगर फास्ट बोलने में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो, मैसेज करके, कमेंट करके, पर्सनल मैसेज कर सकते हो। क्योंकि एक क्या था, ये डिवाइडेशन किया था मैंने ओनली, ठीक है। डिवाइडेशन बहुत बड़ा है इसका, और इसलिए थोड़ा जल्दी किया है। और बाद में जब हम पढ़ेंगे इन सबको, जैसे प्राचीन भारत को पढ़ना है तो उसका अलग से एक एक टॉपिक रहेगा, मध्यकालीन का अलग से टॉपिक, फिर मॉडर्न का अलग से, ठीक है। जितनी भी क्लासेस रहेंगी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई हैं और आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो साथियों, मेरी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए और बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया जा रहा है। किसी भी अच्छे से अच्छे चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर ये चीज़ें पेड होती हैं, और पेड में भी जब आप यूपीएससी की क्लास में कहीं ज्वाइन करोगे ना, तब ही आपको ऐसा मैटर मिल सकता है। और मेरी कोशिश यही है कि आपको जितना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिल सके, जो कि आरएस एग्ज़ाम में
और RS एग्ज़ाम में, PCS एग्ज़ाम में, जो भी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, SSC, NTPC, इन सब में आपके लिए यूज़फुल रहे, ठीक है। और आपको MCQ जब आप करने बैठो, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करने बैठो तो आपको चीज़ें एक एक मेमोराइज हो जाएं कि हमने ये टॉपिक में पूरी तरह से पढ़ा था, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ये हमारा पूरी कोशिश रहेगी। तो साथियों, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज़, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही दें, लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।